वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग और जय श्री कृष्णा। आज हम लोग हमारे नए लेक्चर के साथ में आपके सामने पेश हुए हैं। कल का लेक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि कल का जो लेक्चर था ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उस लेक्चर को अगर आपने समझा होगा तो अब बाकी के जो अगले लेक्चर्स हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा जीवन क्या होने वाला है, कठिन होने वाला है ना? पहले तो थोड़ा थोड़ा आसान था, अब थोड़ा थोड़ा कठिन होने वाला है। ज्यादा कठिन नहीं होगा क्योंकि मैं हूं यहाँ पे, बट अगर मान लीजिए थोड़ा सा हो गया तो आप लोगों को थोड़ा सा उससे डील करना आना चाहिए। ठीक है। कल के लेक्चर में हमने हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ा, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस को देखा, है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जिसको हमें कवर करना है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, उसके साथ में भाई वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, रॉल्ट्स लॉ क्या है, डेल्टन्स लॉ क्या है ना? ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। आज का लेक्चर आई होप मैं करूंगा कि भाई 30 मिनट का हो, है ना, ज्यादा लंबा ना हो। और कल हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, और परसों के लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेंगे, है ना? और आई होप के इस लेक्चर के या इस चैप्टर के कम से कम 6 लेक्चर हो जाएं, बस इससे ज्यादा नहीं, है ना? देन हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका पीसीबी एजुकेटर अभिनव लक्ष्कार आपका स्वागत करता हूं, और स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, है ना? आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, या हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में समझने से पहले थोड़ी सी दो तीन बातें हम जान लेते हैं। शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ना? यानी कि अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट गैस होगा तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, और सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। ये बातें हमने शुरू में कर ली थी, है ना? आज मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ, है ना? एक बात करते हैं हम लोग वोलेटाइल सोल्यूट की, और एक बात हम करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं? देखिए, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, वेदर आप उनको बर्नर पे हीट कर रहे हो या मान लो आप रूम के ही टेम्परेचर को किसी ना किसी तरीके से हीटर लगा करके बढ़ा रहे हो, है ना, तो उनकी वेपर्स बनती है। क्या बनती है? वेपर्स बनती है। ठीक है। तो वो जो वेपर्स बन रही है उस सॉल्यूशन की, वो वेपर्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना? तो वोलेटाइल सोल्यूट ऐसे सोल्यूट होते हैं जिनके वेपर्स बनती हैं, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐसे सोल्यूट होते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनती है। आपको बस इतना सा बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि भाई वोलेटाइल क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। वोलेटाइल ऐसे सोल्यूट होते हैं या सॉल्वेंट होते हैं जिनका क्या होता है, वेपर्स बनती है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या सॉल्वेंट वो होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वेपर्स नहीं बनती है। आई बात समझ में? चलिए, अब बात करते हैं कि भाई वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है बातों बातों में, लेकिन अब एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक लिक्विड सॉल्यूशन है ना? अब इस लिक्विड सॉल्यूशन को मैं मान लो बर्नर पर रख करके हीट कर रहा हूँ। ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर है, ना तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, बर्नर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, जो रूम टेम्परेचर होता है वही है। ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि भाई ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसमें मैंने दोनों वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट लिए, यानी जिनके वेपर्स बनती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने ये जो लिक्विड सॉल्यूशन लिया, जब इसको हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ में ये लिक्विड है और लिक्विड की वेपर्स बनेंगी, है ना? लिक्विड जो होगा वो बॉईल होगा तो उसकी वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? तो जब ये वेपर्स बनेंगी तो वेपर्स भी क्या होती है, वेपर्स वो खाने वाली वेपर्स नहीं हुआ, वेपर का मतलब होता है स्टीम, भाप जो बनती है। तो जो वेपर बनेगी वो वेपर में भी छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, किसके? इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन या इस लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो आपको बात से ही समझ में या नाम से ही समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर का मतलब है
कि जो भाप होगी, जो वेपर्स होंगी, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो प्रेशर लगा रही है। अब वो प्रेशर कहाँ लगा रही है? तो लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर लगा रही है। तो यही हमने लिखा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हो गया कि जितने भी पार्टिकल्स है ना, वो सेम टाइप ऑफ या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। आई बात समझ में? अगली बात हम लोग करते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने के बाद में जो सोलवेंट होगा, हमें कोई ना कोई एक चीज तो क्या लेनी पड़ेगी? वोलेटाइल लेनी पड़ेगी। चाहे आप लोग सोलवेंट वोलेटाइल ले लो, चाहे सोल्यूट वोलेटाइल ले लो। बेसिकली हम लोग ज्यादातर केस में सॉल्यूशन में जो सोलवेंट होता है उसको वोलेटाइल लेते हैं, और सोल्यूट को चेंज कर सकते हैं, वोलेटाइल भी ले सकते हैं, नॉन वोलेटाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले दोनों वोलेटाइल थे, वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब दोनों की वेपर्स बन सकती थी। अब मान लो मैंने, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सोलवेंट भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट होगा और जो सोल्यूट होगा, वो दोनों ही क्या होंगे? वो दोनों कौन सी फिजिकल स्टेट में होंगे? वो लिक्विड स्टेट में होंगे। दोनों दोनों लिक्विड्स ही होंगे, द्रव पदार्थ ही होंगे, है ना। कोई भी ठोस पदार्थ यानी सॉलिड नहीं होंगे। ठीक है, अब ये दोनों मेरे पास वोलेटाइल थे, तो वेपर्स बनी, तो प्रेशर एक्सर्ट हुआ। अब मान लो मैंने सोल्यूट ले लिया नॉन वोलेटाइल, तो इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की तो वेपर्स ही नहीं बनती है। मींस कहीं ना कहीं जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट जो होगा ना, उसकी वेपर्स बन रही है, और वो पार्ट वो क्या कर रही है? उस सॉल्यूशन की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो एक तो दो लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक एक व्यक्ति प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो कौन कम करेगा? एक वाला, है ना। यानी अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो इस केस के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा उसका अमाउंट कैसा होगा? लो होगा, यानी कम वेपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, और अगर दोनों ही वोलेटाइल हुए तो अच्छा खासा वेपर प्रेशर लग जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने 4 फैक्टर्स लिखे हैं, है ना। आपको अगर ज्यादा फैक्टर्स मिल गए, कहीं से 5 मिल गए, 6 मिल गए, तो आप 6 भी लिख सकते हो, है ना। देखिए, पहला फैक्टर जो वेपर प्रेशर को क्या करता है? अफेक्ट करता है, वो कौन सा है? वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर विल बी वीपी। वीपी का मतलब हो गया वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स है, हर एक कंपोनेंट के, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन देखो कोई भी चीज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, तो ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे ये भी पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये उतनी ही जल्दी वेपराइज होंगे, उतनी ही जल्दी इनकी स्टीम या भाप बनेगी। तो जितना जल्दी भाप बनेगी उतना ज्यादा, और जितना कम इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ये जो पार्टिकल्स है ये लिक्विड की सरफेस पर क्या लगा सकते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दूसरी बात करें, हायर बॉइलिंग पॉइंट लोअर विल बी वीपी। यानी अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी उसको उबालने के लिए, उसके वेपर्स बनाने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम बात, इस कंडीशन में एक काम हो गया कि भाई मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो एक दूसरे से जल्दी टूटेंगे नहीं, एक दूसरे से जल्दी बिछड़ेंगे नहीं। जबकि वीक होगा तो जल्दी बिछड़ जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी बिछड़ेंगे नहीं। तो जल्दी नहीं बिछड़ेंगे मींस अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आई बात समझ में? अगली बात करते हैं, हाई टेम्परेचर होगा। अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं हम लोग, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर को हाई करेंगे तो इवेपोरेशन जो होगा, इवेपोरेशन का मतलब हो गया पार्टिकल्स का वेपर बनना,
वो बहुत ज्यादा जल्दी होने लगेगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी। रेट का मतलब हो गया स्पीड ऑफ इवेपोरेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन जैसे जैसे बढ़ेगी मींस वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो आराम से वेपराइज हो जाएंगे, और आराम से वेपराइज हो जाएंगे तो जो वेपर प्रेशर होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो वेपर इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और इवेपोरेशन की रेट अगर इंक्रीज हुई तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट हैव हायर वेपर प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि अगर दोनों कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे, तो इनका वेपर प्रेशर जो होगा कंपेरेटिवली ऐसे सॉल्यूशन से ज्यादा होगा जिसमें कोई एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है। आई बात समझ में? यानी मेरे पास दो बीकर्स हैं, एक में मेरे पास में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, यानी दोनों की वेपर्स बन सकती है। एक में मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो इस ए वाले बीकर के जो वेपर प्रेशर होगा वो बी वाले बीकर से रिलेटिवली ज्यादा होगा, हाई होगा। ओके, चलिए, तो ये बात कर ली हमने वेपर प्रेशर की और फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं उनकी। अब हम लोग इस चैप्टर के एक और गॉडफादर की तरफ चल रहे हैं। एक गॉडफादर को तो हमने पढ़ लिया, हेनरीज लॉ। अब एक गॉडफादर है, वो है रोल्स लॉ। रोल्स कौन है? तो रोल्स जो है ये एक फ्रेंच केमिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने हमें वेपर प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन हमें स्टेब्लिश करने में मदद की, ठीक है। तो रोल्स लॉ क्या कहता है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो रोल्स लॉ है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर ही वर्क करता है। अब आइडियल और नॉन आइडियल क्या होते हैं उसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। कल का मतलब जो बीता नहीं, अब जो आने वाला कल है, यानी टुमारो का जो नया लेक्चर होगा वो देखना पड़ेगा। भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो रोल्स लॉ जो है ना, ये नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों तरीके के सॉल्यूशन पर लगता है, और एक कंडीशन होगी कि वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, है ना, तभी ये रोल्स लॉ एप्लीकेबल है। नॉन आइडियल के ऊपर ये रोल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं। अब ये रोल्स लॉ क्या कहता है, देखिए हमारे पास में किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोलवेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, सोलवेंट को ए से। जस्ट अ सेकंड में देख लेता हूं आपको इधर का पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। चलिए, ऑल सेट है। अब हम लोग बात करते हैं भाई ये रोल्स लॉ क्या कहता है। तो रोल्स लॉ स्टेट्स दैट partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction of the solution. Mole fraction of the solution. अब ये SOL और ऊपर N लगा रहा हूं, इसका मतलब सॉल्यूशन है ना, ध्यान रखना। ओके, जस्ट अ सेकंड।
सॉरी, बार बार बंद करना पड़ रही थी, ज्यादा आवाज आ रही है ना, इसीलिए। चलिए अब देखिए, तो हमने कहा कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट के, यानी दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है और दोनों कंपोनेंट के जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम मान रहे हैं कि जो पी ए है, पी और उसके पैरों में छोटा सा ए, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पर पी नॉट ए। अब ये जो पी नॉट ए है, ये क्या चीज है, देखो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों सॉल्यूशन के अंदर मिले हुए हैं। अब अगर मान लो हम उन दोनों सोल्यूट और सोलवेंट को अलग अलग कर दें, अलग अलग करने का मतलब है उनकी प्योर फॉर्म ले ले। प्योर फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने पानी और दूध को मिलाया था, पानी और दूध को एक साथ में मिला दिया। हम लोग केमिकल्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग इजी वे में समझ लेते हैं। पानी और दूध को मैंने साथ में मिलाया, अब किसी तरीके से मैं मैंने पानी और दूध को साथ में मिलाया था। अब मान लो मेरे पास में एक तो वो सॉल्यूशन हो गया जिसमें पानी और दूध साथ में मिले हुए हैं, एक मेरे पास में अलग बीकर में पानी है और एक अलग बीकर में दूध है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ। तो मेरे पास में एक बीकर है ए, एक बीकर है बी और एक बीकर है सी। इस ए वाली बीकर में तो मेरे पास में मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, यानी मिल्क में मैंने क्या मिला रखा है, पानी मिला रखा है। एक मेरे पास में बी बीकर के अंदर प्योर तो वाटर है और सी बीकर के अंदर प्योर मिल्क है, ठीक है। तो ये जो पी ए है ये पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का, यानी जब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला दिया, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया, तो उसके बाद जो प्रेशर लग रहा है दोनों की वजह से वो है पी ए और पी बी। आई बात समझ में। और पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो प्योर फॉर्म में कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर है, यानी प्योर अगर ले लें, यानी दूध और पानी ले लें, अब इनको बॉइल करें और फिर इनका वेपर प्रेशर मेजर करें तो अलग आएगा, और जब इन दोनों को साथ में मिला करके वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो अलग आएगा। तो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे जो ये पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये प्योर फॉर्म में उन कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर, प्योर एकदम, है ना। प्योर का मतलब अब आप ऐसे समझ लो, मान लो दो लोग हैं, तो दो लोग मिलकर के किसी एक चीज पर फोर्स लगा रहे हैं या प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो दो लोग मिलकर जो प्रेशर लगाएंगे वो हमेशा ज्यादा होगा। अब मान लो मैंने उन दोनों को अलग अलग करके कहा अलग अलग लगाओ प्रेशर, तो जब वो अलग अलग प्रेशर लगाएंगे यानी प्योर फॉर्म में लगाए, पहले वो मिक्स्ड में लगा रहे थे फिर अलग अलग होकर के लगा रहे हैं, प्योर फॉर्म में लगा रहे हैं, ठीक है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, प्योर फॉर्म में कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये मिट गया है, इसको लिख देता हूं। Vp का मतलब हो गया वेपर प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन या डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इस लॉ को, इस लॉ को हम रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन या डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अब डेल्टन नाम के साइंटिस्ट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में रिसर्च करके आऊंगा कि भाई ये एटम वाले डेल्टन ही है या कोई और दूसरे वाले डेल्टन है ना। तो दोनों के बारे में मैं रिसर्च करके आऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में आपको बता दूं। तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या कहता है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की सरफेस पर लगने वाला जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। आई बात समझ में। यानी कि ये मेरे पास में कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को जब हम लोग हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो वेपर्स बन रही है, तो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस सॉल्यूशन के ऊपर, वो वेपर प्रेशर या वो जो टोटल वेपर प्रेशर है
वो इन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है। यानी पी टोटल, यानी कि जो टोटल प्रेशर लग रहा है सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन की सरफेस पर, वो सोल्यूट और सोलवेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल है। तो ये मैंने सम के इक्वल लिख दिया, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, जैसा ये डेल्टन्स लॉ कह रहा है वैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब भाई मेरे पास में पीए और पीबी की वैल्यू दे रखी है, ये देखो पीए इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए काई ए, और पीबी की वैल्यू दे रखी है पी नॉट बी काई बी, या मोल फ्रैक्शन एक्स बी दे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो काई बी है, ये जो काई बी है, अब मैंने आपको जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जो सोल्यूट और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन होता है, सोल्यूट और सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, उन दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बात बताई थी। तो अगर मैं यहां से काई बी की वैल्यू निकालना चाहूं इस फॉर्मूले से कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन या टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर यहाँ से काई बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस काई ए, ये लिख दिया मैंने इस काई बी की जगह 1 माइनस काई ए, है ना। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस पी नॉट बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पी नॉट ए और काई ए ये तो सेम रहेंगे, ये देखो सारी कंडीशन में सेम, ठीक है। और पी नॉट बी को जब मैं अंदर इस 1 माइनस काई ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई बी, पी नॉट बी काई बी आएगा, ठीक है। अब देखो, इसके पास में भी काई ए है वो भी मल्टीप्लाई में, इसके पास में भी काई ए है वो भी मल्टीप्लाई में, तो मैं इन दोनों को पास में लिख देता हूँ। इन दोनों को जब मैं पास में लिखूंगा तो मेरे पास में एक इक्वेशन और बन जाएगी, वो अगर मैं देख लूंगा यहाँ पे आपको दिख जाएगी, है ना, आप कोशिश करना यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पी नोड ए काई ए माइनस पी नोड बी काई ए ब्रैकेट के अंदर, और बाहर कौन ऐड हो रहा है, इनसे बाहर ऐड हो रहा है पी नोड बी, ठीक है। फिर यहां से मैंने काई ए दोनों से कॉमन ले लिया, दोनों से कॉमन लिया तो अंदर बच गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और बाहर आ गया काई ए प्लस पी नॉट बी, तो ये रिलेशन मेरे पास में निकल के आया, ठीक है। इस रिलेशन के बेसिस पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो ग्राफ मैं यहाँ पर पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं उस ग्राफ को आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, तब तक आप लोग बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो उतार लीजिए। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में खींचा जाता है ना, ध्यान रखना। इस तरफ तो लेते हैं हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन, मान लो काई 1 जो है या काई ए जो है वो अगर 0 है या 1 है तो काई बी क्या हो जाएगा, काई बी इस केस में यहाँ पर पे 0 हो जाएगा, और सेकेंड केस में हम लोग काई ए को 0 मान लेते हैं और काई बी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पी नोड ए, और ये हो गया यहाँ पर पे पी नोड बी। अब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इस तरीके का, एक मिनट, है ना, पी नोड भी थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा।
इसके बाद में ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये ज्वाइनिंग लाइन हमें बता रही है कि भाई जो सॉल्यूशन का जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो पी ए और पी बी के सम के इक्वल है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके बता दिया। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी काम में आएगा। तो आप लोग इस पूरे को एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बना भी लिया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, वो ये रह रहा है कि हमने रोल्स लॉ तो पढ़ लिया, किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को हम लोग, मैंने आपको बता दिया कि जो सोल्यूट होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, नॉन वोलेटाइल ले लेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है और सोलवेंट कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए ये जो फॉर्मूला है, यानी कि जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो आइडियल या फिर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए तो पी ए प्लस पी बी होता है, बट नॉन वोलेटाइल में ऐसा नहीं होता है। नॉन वोलेटाइल के अंदर सोल्यूट की तो वेपर्स बन ही नहीं रही है, तो उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा भी नहीं। तो यहाँ पर पे ये जो पीबी होगा ना, ये जीरो हो जाएगा। तो पीबी अगर जीरो है तो टोटल जो प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है सॉल्यूशन के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, सोलवेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि सिर्फ सोलवेंट की वेपर्स बन रही है, ना कि सोल्यूट की वेपर्स बन रही है। ठीक है ना, क्योंकि सोल्यूट तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ओके, चलिए, उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो नोट्स जो मिलेंगे आपको उसमें स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगी। अभी टेलीग्राम बंद कर रखा है भाई एनटीए वालों ने, नीट रीनेट की वजह से लीक नहीं हो जाए पेपर, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। बट जैसे ही इंस्टाग्राम सॉरी ये टेलीग्राम ओपन हो जाएंगे या वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर पे ये सारे नोट्स एक साथ अवेलेबल आपको करवा देंगे। अभी तो आप पढ़ो समझो, क्योंकि नोट्स बनाने का अभी समय है, बहुत समय है आपके पास में। ठीक है, क्योंकि अभी देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, फेब में सीबीएसई वालों के एग्जाम होते हैं। तो जनवरी यानी 7 महीने आपके पास में, तो आराम से नोट्स भी बना सकते हो। एक बार नहीं, आप 3 बार रिवीजन कर सकते हो, पीवाईक्यूज निकाल सकते हो और एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस निकाल सकते हो, सैंपल पेपर्स निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर आप लोग चाहो। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा जो इस लेक्चर के दौरान हमने उठ पटांग हरकत की, मतलब जो बार बार मुझे बंद करना पड़ा, साइड में होना पड़ा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आपकी सुविधा मुझे देखनी होगी, मेरी सुविधा नहीं देखूंगा। क्योंकि बाहर की नॉइस अगर मेरी आवाज से ज्यादा होगी तो आप लोग मुझसे शिकायत करोगे, है ना, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और नहीं, मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। ये लेक्चर हमारी आज तक की सीरीज का, यानी जो फिजिक्स की क्लास हमने ली और जो आगे हम क्लास लेंगे, उनमें सबसे छोटा लेक्चर होगा। ठीक है ना, ये विद इन 30 मिनट्स रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप आगे से आगे इसको शेयर करें, हमारे चैनल, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर